आज हम बात करेंगे हमारे एनसीईआरटी के अगले चैप्टर पे, जो कि है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। आपको इसकी हेडिंग से ही समझ में आ रहा है कि इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं हमारी अर्थ पे प्रेजेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स के बारे में। डिफरेंट लैंडफॉर्म से हमारा मतलब ये है कि जब हम अपनी अर्थ को ध्यान से देखें तो हमको ये मालूम है कि हमारी अर्थ कहीं भी पूरे तरीके से प्लेन नहीं है। कुछ पार्ट उसका अपलिफ्टेड है, कुछ मीडियम हाइट का है, कुछ बिल्कुल फ्लैट है। तो ये जो लैंडफॉर्म्स होते हैं ये किस तरीके से बनते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इनका क्या सिग्निफिकेंस है, ये हमारे क्लाइमेट को किस तरीके से इफेक्ट करते हैं, हमारी लाइफ पे इनका क्या रोल है, हमारी लाइफ पे इनके क्या इफेक्ट हैं, इसको समझने के लिए हम इस चैप्टर की स्टडी करेंगे। सो वी विल स्टार्ट। सबसे पहले बात आती है रीजन फॉर डिफरेंट लैंडफॉर्म्स की। मतलब ऐसा क्या कारण है कि जो हमारी अर्थ है वो पूरी फ्लैट नहीं है, वहां पर अलग अलग डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हमको देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली क्या होता है दैट दीज लैंडफॉर्म्स आर अ रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेस विद इन द अर्थ। अ कंटिन्यूअस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस। आप इसको समझते हैं कि एक्चुअली में क्या है, दो तरीके की प्रोसेसेस हो रही हैं। सबसे पहले होती है इंटरनल प्रोसेस और दूसरी होती है एक्सटर्नल प्रोसेस। फ्रेंड्स, हमारी जो अर्थ है वो स्फेयर इन शेप है, पूरी स्फेयर नहीं है जो मतलब इक्वेटर्स पे बल्जी है, साइड्स पे फ्लैट है। इसको अगर बात करें तो स्फेयर वाइज है। दैट मीन्स कि अंदर अर्थ के अंदर कौन कौन सी रिएक्शंस चल रही हैं, कौन कौन सी प्रोसेस चल रही हैं, वो उन प्रोसेसेस की मदद से हमारी जो अर्थ है उसकी सरफेस पर अपलिफ्टमेंट होता है, या फिर हमारी अर्थ का कुछ पोर्शन जो है वो सिंक डाउन यानी कि धंस जाता है। तो ये जो प्रोसेसेस हैं ये कहलाती हैं इंटरनल प्रोसेस। मतलब ऐसे रीजंस जो कि हमको एग्जैक्टली दिखाई नहीं दे रहा है कि अर्थ के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन हमारी अर्थ की सरफेस पे कहीं ना कहीं हमारे लैंडफॉर्म्स को इफेक्ट कर रहे हैं। So these processes are called internal processes. सेकेंड आता है एक्सटर्नल प्रोसेस। अब एक्सटर्नल प्रोसेसेस की अगर हम बात करें तो ये वो होंगी जो हमारी आंखों के सामने हमको दिखाई देंगी, सच एज रिवर का फ्लो होना, रेनफॉल, इरोजन। तो ये सारी जो चीजें हैं, मतलब कि बारिश की वजह से कोई इफेक्ट आना, बाढ़ आ गई तो कुछ इफेक्ट पड़ा, तो इसको हम काउंट करते हैं एक्सटर्नल प्रोसेस में। ये जो एक्सटर्नल प्रोसेस होती हैं इनकी वजह से क्या होता है, एक तो हमारी जो अर्थ का पोर्शन है वो कंटिन्यूअसली वियरिंग डाउन होता है और रीबिल्ड होता है। मतलब जो अभी आप देख रहे हो प्रेजेंट, वो उससे पहले कुछ और रहा होगा। पहले वो पोर्शन पूरा वियर डाउन हुआ, मतलब कि वहां से हट गया या खत्म हो गया, और उसके बाद एक नया लैंड सरफेस क्रिएट हुआ। द वियरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। मतलब इसको आप ऐसे समझिए कि अगर कोई लैंड है जिस पर एक सॉइल बिछी हुई है, अब हुआ ये कि वहां उस रीजन में आ गई बाढ़। बाढ़ आई तो अब नदी का पानी जब बहेगा तो अपने साथ साथ उस सॉइल को, उस सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को अपने साथ बहा के ले जाएगा। मतलब क्या हुआ कि उस लैंड पर जो सॉइल थी, जो न्यूट्रिएंट्स थे, या उस लैंड की जो प्रॉपर्टी थी वो वहां से हट गई। तो किसी भी लैंड सरफेस का, किसी भी सरफेस का अगर आप बोलें कि जो उसके न्यूट्रिएंट्स थे या जो उसके मतलब बेसिक कंटेंट्स थे वो हट जाना उस सरफेस से, कहलाता है इरोजन। The surface is being lowered by the process of erosion and it is rebuilt by the process of deposition. अब देखिए, मैंने आपको बाढ़ का एग्जांपल दिया। मैंने आपसे कहा कि बाढ़ का पानी आया, उसकी वजह से किसी पर्टिकुलर लैंड का जो सॉइल था उसको वो बहाकर अपने साथ ले गया। ठीक है, अब जब वो उसको बहा के ले गया तो कहीं ना कहीं जो उस सरफेस की हाइट थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सरफेस कैसी हो गई, लोअर डाउन हो गई। किसकी वजह से, एरोजन की वजह से। लेकिन अब जब ये बाढ़ का पानी अपने साथ उस सॉइल को लेकर आगे बढ़ेगा और किसी ऑलरेडी लोअर्ड रीजन में पहुंचेगा तो क्या होगा, तो ये होगा कि जो पानी है, जो अपने साथ जो भी कंटेंट्स लेकर आया होगा, वो उस लोअर्ड पोर्शन को भरने की कोशिश करेगा। तो जब वो लोअर्ड पोर्शन भर रहा है मतलब वहां पे कोई चीज डिपॉजिट हो रही है, तो ये प्रोसेस कहलाई डिपोजिशन, यानी कि रीबिल्ड हुआ वो हिस्सा जहां पर के आपका पहले से ही कोई चीज इरोडेड थी। इसको और इजीली समझते हैं तो देखिए,
और सिंपल एग्जांपल से आपको समझाती हूँ कि क्या हुआ। एक लैंड था हाइट पर, वहां से पानी बहा आया आपने, या रिवर की वजह से पानी जब वहां से बहा तो वो सॉइल या कुछ वहां के जो कंटेंट्स थे उसको लेकर के चला गया, ठीक है। अब जब वो पानी आगे बढ़ा तो उसको एक कम हाइट का गड्ढा ही समझ लीजिए कि एक कम हाइट का गड्ढा या सरफेस मिली। तो अगर पानी को उस रीजन को पार करना है तो उसको सबसे पहले तो हाइट इक्वल करनी पड़ेगी। तो हाइट इक्वल करने के लिए वो क्या करेगा कि जो आपका लोअर हाइटेड रीजन है, जैसे कि गड्ढा मैंने कहा, तो उसमें वो पानी उन कंटेंट्स को जाकर के डिपॉजिट करेगा ताकि हाइट कहीं ना कहीं उसको इक्वल मिले और वो पानी फ्लो कर सके, ठीक है। ये जो दो प्रोसेसेस होती है ना, इरोजन और डिपोजिशन, और अगर बेसिक से बेसिक याद रखना है आप सिर्फ इतना याद रखिए कि किसी भी चीज का बाय द मीन्स ऑफ एनी एजेंट, किसी भी एजेंट की वजह से आपकी अर्थ की सरफेस से उसके कंटेंट्स का हट जाना इरोजन कहलाता है, और किसी भी कंटेंट की वजह से, सॉरी, किसी भी एजेंट की वजह से अर्थ पर किसी भी कंटेंट का जमा हो जाना डिपोजिशन कहलाता है। अब ये जो दो प्रोसेसेस होती हैं ये कैसे हो सकती हैं? रनिंग वाटर के थ्रू, जो नदी का एग्जांपल मैंने आपको दिया, आइस के थ्रू और विंड के थ्रू। हवा भी जो होती है वो भी कुछ माइक्रो पार्टिकल्स को लेकर के जा सकती है, सो हवा की वजह से भी इरोजन होगा। और जब वो हवा कहीं ना कहीं बहना बंद करेगी, जब वो हवा कहीं ना कहीं बहना बंद करेगी, रुकेगी एक जगह पर, तो उसके जो कंटेंट्स होंगे वो उसी सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएंगे। आइस का कैसे होता है? आइस का ऐसे होता है कि जब ग्लेशियर्स हैं, अगर ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं किसी टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से, मान लीजिए ग्लेशियर पिघले तो वाटर फॉर्म में आए थोड़ा सा, तो उन्होंने क्या किया, वो आगे बढ़े और अपने साथ जैसे पानी बहा कर ले गया किसी कंटेंट को, वैसे ही बहा के ले गए। एंड आफ्टर इट जब वो वापस से जम गए तो क्या हुआ, मतलब वो बहा के ले गए और कहीं ना कहीं जम गए, तो वो कंटेंट उसी ग्लेशियर में रह गया है। तो अब अगर वो ग्लेशियर कहीं और मूव करे और फिर से मेल्ट डाउन हो तो क्या करेगा, वो जो अपने पार्टिकल्स होंगे या जो भी उसके कंटेंट्स होंगे उसको वहीं पर छोड़ देगा, ठीक। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ एलिवेशन एंड स्लोप एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स, क्या होता है कि अब यही बात हो रही है कि कोई लैंड जो है वो हायर लेवल पे है, कोई लैंड लोअर लेवल पे है। तो जो एलिवेशंस हैं और जो स्लोप्स हैं उन्हीं के बेसिस पे हमने क्लासिफाई किए हैं लैंडफॉर्म्स। जनरल जो हम पढ़ते हैं वो होते हैं माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स। सो सबसे पहले हम बात करते हैं माउंटेन्स की। माउंटेन्स दिखते कैसे हैं? जैसे दिखते हैं माउंटेन्स सबको पता है, तो बनते कैसे हैं पहले इसको समझते हैं। A mountain is any natural elevation of the earth surface. Basically mountains क्या है, किसी भी अर्थ की सरफेस का नेचुरल एलिवेशन है। मतलब कि जो इंटरनल प्रोसेसेस हो रही होंगी उनकी वजह से हमारी किसी अर्थ सरफेस के हिस्से का अपने आप नेचुरली एलिवेट हो जाना, यानी कि ऊपर उठ जाना, क्या कहलाता है, कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है, माउंटेन बनाता है। द माउंटेन्स में हैव अ स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि इनके जो कोन्स हैं, जो हाइट्स हैं, वो बहुत ही छोटी हो सकती हैं, लेकिन इनके बेस आप देखो बहुत बड़े हैं। मतलब कि जो नीचे का रीजन होगा उसमें उनका काफी ज्यादा आपको मतलब ब्रॉड साइड वो दिखाई देंगे, लेकिन ऊपर जो होगा एकदम कोनिकल कह सकते हो आप उसको, या फिर ऊपर की जो मतलब उसकी पीक होती है वहां पर जगह बहुत कम होती है, ये कहा गया है। In some mountains, there are permanently frozen rivers of ice. They are called glaciers. अब कई mountains ऐसे होते हैं जो हमारे मतलब, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हमारी कंट्री के लिए हम बात करें तो हिमालयाज की, हिमालयस में क्या होता है कि जो माउंटेन्स होते हैं वहां पर फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस होती हैं, यानी कि जो रिवर्स होती हैं, रिवर्स का नदी का पानी होता है वो इतना ठंडे टेम्परेचर में रहता है कि वो जम जाता है। तो जब वो जमा हुआ है तो दैट मीन्स दे आर आइस, सो दे आर कॉल्ड ग्लेशियर्स। जो वहां का जमा हुआ रिवर का पानी होता है, जैसे फ्रोजन रिवर्स हम जिसको कह रहे हैं बेसिकली, वो ग्लेशियर्स कहलाते हैं, ठीक है। फिर less people live in the mountain areas since the slopes are steep and less land is available for farming. अब आप खुद देखिए कि आपको दिख रहा है, चलिए ये तो एक मान लिया कि आइस माउंटेन है इसलिए वहां की बात छोड़ दीजिए, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे आइस नहीं भी होती तो क्या यहाँ पर रह पाना पॉसिबल है?
क्या आप यहाँ पे घर बना सकते हो? नहीं। आप फार्मिंग कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। आप यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो बेसिक बात यही हो रही है कि भाई इनके जो कह सकते हैं स्ट्रक्चर है, ये अपने आप में इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि एक ह्यूमन लाइफ का यहाँ पे सरवाइव कर पाना पॉसिबल ही नहीं। सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मतलब अपना घर बना के तो नहीं रह सकते। वो बात और है कि हमने उसको क्लाइंब कर दिया, माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर गया, सब कर गया, वो सब अलग बात है, लेकिन यहाँ पर रह पाना इज नॉट पॉसिबल। माउंटेन्स में बी अरेंज्ड इन अ लाइन नोन एज रेंज। अब जैसे यही दिख रहा है आपको, बहुत सारे छोटे छोटे माउंटेन्स हैं, बहुत सारे बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सो जब बहुत सारे माउंटेन्स एक दूसरे से लिंक होकर जुड़े रहते हैं, उसको हम कहते हैं रेंज। The Himalayas, the Alps and the Andes are the mountain ranges of Asia, Europe and South America respectively. आपको याद रखना है हिमालयास कहाँ का है, एशिया का है, हमारे देश में। फिर आल्प्स कहाँ का है, यूरोप का है। एंडीज कहाँ का है, साउथ अमेरिका का है। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट चीज टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। टाइप्स ऑफ माउंटेन्स की बात करें तो देखिए, माउंटेन्स जब बनते हैं, हमने कहा दैट दीज आर द नेचुरल एलिवेशन। एलिवेशन तो बहुत तरीके के होते होंगे, तो टाइप्स ऑफ माउंटेन्स को भी डिस्कवर करते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड लास्ट वन इज द वोल्केनिक माउंटेन्स। अब देखिए, फोल्ड माउंटेन्स का तो सिंपल सा एग्जांपल जो मैंने आपको दिया, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं यही है। मतलब क्या, कोनिकल इन शेप दिख रहे हैं आपको। इसको अभी हम और फर्दर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर ब्लॉक माउंटेन्स की बात करें, सो ब्लॉक मीन्स क्या होता है। अगर आप एक बेसिक ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर सोच रहे हैं तो आप काफी हद तक सही सोच रहे हैं। थर्ड आता है वोल्केनिक माउंटेन्स। अब इनके तो नाम से ही समझ में आ रहा है, जहाँ पे भी वोल्केनिक एक्टिविटीज हो पाएंगी वो हमारे वोल्केनिक माउंटेन्स होंगे। कैसे डिफाइन किया है वो देखते हैं। सबसे पहले फोल्ड माउंटेन्स। द हिमालयन माउंटेन्स एंड द एल्प्स आर द यंग फोल्ड माउंटेन्स। दीज हैव हाई कोनिकल पीक्स। देखिए क्या होता है, प्रोसेस देखते हैं। अब जैसे ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ का इंटीरियर पार्ट है, क्रस्ट। ये हमारी अर्थ का क्रस्ट है, नीचे इसका इंटीरियर पार्ट है। जब यहाँ पर अर्थ की इंटरनल प्रोसेसेस की वजह से एक ऐसा प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा कि जो क्रस्ट है वो अपलिफ्ट हो जाए, तो कैसे माउंटेन्स बनते हैं, फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। ठीक है, फोल्ड माउंटेन्स की जो पीक होती है वो बहुत ही कोनिकल होती है। जैसे कि अभी आपने वो वाले माउंटेन का फोटो देखा था, एक सेकंड, इसको आपने देखा था, इसमें आपने क्या देखा कि इनकी जो पीक्स हैं काफी कोनिकल हैं, है ना। तो ये जो है बेसिकली दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। अरावली रेंज इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। जो हमारी अरावली रेंज है राजस्थान में, वो सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम है। द रेंज हैज कंसिडरेबली worn डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन। अब मैंने आपको बताया कि जो अर्थ की सरफेस का, मतलब किसी भी सरफेस का वेयर डाउन हो जाना, यानी कि उसके कंटेंट्स का वहां से हटते जाना, क्या कहलाता है, एग्जैक्टली इरोजन कहलाता है। तो अगर कोई माउंटेन बन गया तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि उसका भी इरोजन हो सके, बिल्कुल पॉसिबल है। तो वही हुआ है कि जो अरावली रेंज है हमारी, वो सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम्स में से गिनी जाती है, वर्ल्ड के सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन्स में से। तो वहां पर क्या होता है, इरोजन हुआ। तो इरोजन होने की वजह से उसकी जो हाइट है वो अब बहुत ही कम होकर रह गई है, यही बताया है। The Appalachians in the North America and the Ural Mountains in Russia are very old fold mountains. देखिए, हम इनको ओल्ड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये ना बहुत पहले बन चुके हैं। मतलब आप समझो मिलियन ईयर्स अगो समथिंग, मिलियन ईयर्स अगो समथिंग जब ये माउंटेन्स बन रहे थे, तब के बने हुए हैं। और हिमालयंस को हम इसलिए कह रहे हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स क्योंकि दे आर स्टिल इन बिल्डिंग प्रोसेस। ये सारी जो बातें हैं ये आपको तब समझ में आएंगी जब आप नेक्स्ट क्लासेस की एनसीईआरटीज पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आता जाएगा कि कैसे कैसे इनकी प्रोसेसेस हुई हैं और कैसे कैसे हमने इनको फिर यंग एंड ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स में डिवाइड किया है। अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखो कि जो हिमालयन एंड आल्प्स हैं, दीज आर द एग्जांपल ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। उसके बाद अरावली हमारा सबसे पुराना माउंटेन सिस्टम रहा है इन द वर्ल्ड, जो कि अब इरोजन की वजह से धीरे धीरे वॉर्न डाउन हो रहा है। और दो एग्जांपल्स हमने कौन कौन से देखे, एप्लेशियंस देखा नॉर्थ अमेरिका में, और यूराल माउंटेन्स देखे हमने कहाँ पे, रशिया में। आई होप फोल्ड माउंटेन्स आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद सेकेंड टाइप की बात करते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स।
Block mountains are created when large areas are broken and displaced vertically. कैसे? देखिए, ये एक एरिया है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ ब्लॉक्स में डिवाइड हो रहा है। कैसे मतलब? ये हिस्सा जो है, अगर इसका पूरा ब्लॉक है और इस ब्लॉक का ये हिस्सा नीचे की तरफ मूव डाउन करता है और ये हिस्सा मान लीजिए ऊपर की तरफ ऑटोमेटिकली मूव अप कर गया, तो क्या हुआ कि इनके स्ट्रक्चर में आपको डिफरेंस दिखा, इनकी हाइट में आपको डिफरेंस दिखा। तो ये जो हाइट डिफरेंस आया, इसी की वजह से क्या क्रिएट हुए? ब्लॉक माउंटेन्स। ओके, द अपलिफ्टेड ब्लॉक्स आर टर्म्ड एज होस्ट एंड द लोअर्ड ब्लॉक्स आर कॉल्ड ग्रेबल। मतलब कि ये जो अपलिफ्टेड पोर्शन है वो कहलाया होस्ट और जो डाउनलिफ्टेड है वो ग्रेबल है। ओके, फिर the Rhine Valley and the Vosges mountain in Europe are the examples of such mountain system. इसका एग्जाम्पल क्या है? Rhine Valley in Europe. ओके, ब्लॉक माउंटेन्स में बेसिकली इतना याद रखिएगा कि अगर ये कोई रीजन है, उसके कुछ हिस्से का वर्टिकली डाउनवर्ड्स जाना और कुछ हिस्से का वर्टिकली अपवर्ड। मतलब कि सिर्फ इतना कि किसी भी एरिया का वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मतलब कि सिर्फ वाई एक्सिस में ही मूवमेंट की बात करी गई है। ओके, फिर आते हैं हमारे लास्ट एग्जाम टाइप्स, जो कि है वोल्केनिक माउंटेन्स। सो वोल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटीज। कैसे बनते हैं? देखिए, वोल्केनिक माउंटेन्स का बेसिक एग्जांपल हमने यहाँ पे जो बोला है, क्या बोला है कि दीज आर फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटीज। अब आपको पिक्चर दिख रही है कि इसमें से जब वोल्केनिक इरप्शन हो रहा होगा तो क्या होता है इसमें कि जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो जो लावा बाहर निकलता है उसके साथ साथ कुछ पार्टिकल्स भी निकलते होंगे, एशेस भी निकलती होंगी। तो ये क्या करते हैं, ये अपने सराउंडिंग्स में, जैसे आप देख रहे हो इसी में दिख रहा है आपको कि ये लेयर्स जम रही हैं। जब ये लेयर्स जमती जाती हैं तो आपके लिए माउंटेन शेप फॉर्म हो जाता है। यहाँ पे मतलब अपने आप ये जो लेयर्स हैं, जैसे जैसे ये लावा इस पे फ्लो करेगा, लेयर बाय लेयर इस पर जमता जाएगा, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये बन जाएगा। कैसा? एक माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर। तो इन्हीं को हम कहते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स। और इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो क्या होते हैं? माउंट किलिमांजारो इन अफ्रीका एंड माउंट फुजियामा इन जापान आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सच माउंटेन्स। कौन कौन से बोला? किलिमांजारो इन अफ्रीका एंड फुजियामा इन जापान आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सच माउंटेन्स। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले इसके बाद हम बात करेंगे माउंटेन्स के सिग्निफिकेंस की। क्या होता है? द माउंटेन्स आर अ स्टोर हाउस ऑफ वाटर। कैसे? Many rivers have their source in the glaciers in the mountains. जो glaciers हमने कहा, क्या कहा? That frozen rivers of ice which are called what? Glaciers. कहाँ पर होती हैं? Mountains में होती हैं। तो इसी की वजह से जो rivers हैं उनके sources कहाँ माने गए हैं? Mountains में। वहीं से वो निकलती हैं, उनके sources वहीं होते हैं। Reservoirs are made and the water is harnessed for the use of people. Reservoir मतलब हम क्या कर रहे हैं कि जो water है वहाँ का, उस रीजन का, उसको हम सेव करने की, रिजर्व करने की कोशिश करें, एक इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर उस वाटर को कॉमन पीपल के यूज के लिए भी उपयोग कर रहे हैं। ओके, वाटर फ्रॉम द माउंटेन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर इरिगेशन एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो माउंटेन से जो वाटर मतलब हमको मिलता है उसका यूज हम कहाँ करते हैं? इरिगेशन में भी करते हैं और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पानी की मदद से जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाते हैं उसमें भी करते हैं। The river valleys and terraces are ideal for cultivation of crops. Mountains have a rich variety of flora and fauna and the forest provides fuel, fodder, shelter and other products. अब सबको मालूम है कि माउंटेन्स के आसपास जब फॉरेस्ट होते हैं तो वहीं से तो फ्यूल्स, फॉडर, शेल्टर, बहुत सारी चीजें हमको मिलती है। सो माउंटेन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और उस माउंटेन की वजह से जो आसपास का एरिया बनता है वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब तक माउंटेन नहीं होगा उसके सराउंडिंग्स में आप मतलब इमेजिन ही नहीं कर सकते फिर कुछ और, कि अगर माउंटेन नहीं है तो अगर प्लेन लैंड होता तो वहां पे लोग बस गए होते। अब अगर लोग बस गए होते, लोगों की बसाहट होती, वहां पर लोगों की बस्तियां होती फॉर एन एग्जाम्पल, तो क्या वहां पे फॉरेस्ट होते? बिल्कुल नहीं होते।
सो माउंटेन्स के आसपास का जो रीजन है, सबसे पहले तो माउंटेन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और फिर माउंटेन की वजह से जो उसके सराउंडिंग्स क्रिएट होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, फिर बात करेंगे हम हमारे नेक्स्ट लैंड टाइप की, जो की है प्लेट्यू। अ प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड. इट इज अ फ्लैट टॉप टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया। ओके, कैसा दिखता है? कुछ इस तरीके से दिखता है। मतलब कि जो प्लेट्यू है बेसिकली उसकी हाइट क्या है, माउंटेन से कम है लेकिन प्लेन से ज्यादा है। सो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो प्लेट्यू की हाइट है वो किन दोनों हाइट्स के बीच में एग्जिस्ट कर रही है, माउंटेन्स और प्लेन्स के बीच में। ठीक है, अब आपको दिख रहा है, देखिए फ्लैट टेबल लैंड है ना, एकदम जमीन पे प्लेन नहीं है, प्लेन से थोड़ी सी ऊंचाई पर है लेकिन फ्लैट है। ठीक, A plateau may have one or more sides with steep slope. अब ऐसा हो सकता है कि प्लेट्यू के दोनों तरफ भी या सिर्फ एक तरफ आपको स्टीप स्लोप मिले, मतलब एक ढलान का पोर्शन मिले। The Deccan Plateau in India is one of the oldest plateau. So हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है वो क्या है, सबसे ओल्डेस्ट है। और अभी हमने क्या बोला, सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? याद रखिएगा, अरावली, जो हमारे इंडिया में है। ओके, The East African Plateau in Kenya, Tanzania and Uganda and the Western Plateau of Australia are the other examples. आप याद रखें, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू और दूसरा वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, प्लेट्यूज के बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। द टिबेट प्लेट्यू इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड विद अ हाइट ऑफ 4000 to 6000 meters above the mean sea level. अब सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू कौन सा है? टिबेट प्लेट्यू, जिसकी हाइट कितनी है? 4000 से 6000 मीटर्स अबव द मीन सी लेवल। मतलब मीन सी लेवल से अगर आप उसको मेजर करो तो 4000 to 6000 मीटर्स है। दैट मीन्स अगर हम बात करें हिमालयाज की, सो हिमालयाज की जो हाइट है अगर हम बात करें 8800 समथिंग के आसपास आती है, स्टिल इट इज चेंजिंग डे बाय डे, तो उसको छोड़ दें, फैक्ट्स एकदम डायरेक्ट की बात नहीं करें, लेकिन अंतर अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा नहीं है। सो टिबेट प्लेट्यू इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये होते हैं प्लेट्यूज, जिसका स्ट्रक्चर अभी हमने देखा। फिर प्लेट्यूज की सिग्निफिकेंस क्या है? तो प्लेट्यूज आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। अब होता क्या है कि देखिए, माउंटेन्स थे, माउंटेन्स यहाँ पर मान लीजिए, अभी के लिए मान लीजिए कि यहाँ पर कोई माउंटेन होता, अब माउंटेन से तो थोड़ा लोअर लेवल पर ही प्लेट्यूज है। तो मैंने आपको बोला कि माउंटेन्स में जो डिपॉजिट्स होंगे वहां से जब कोई रिवर फ्लो करती है, कहाँ पे आती है? प्लेट्यूज पर आती है, तो प्लेट्यूज के थ्रू फिर आगे बढ़ती होगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मिनरल्स जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, Many of the mining areas in the world are located in the plateau areas. अब आप ये याद रखिए कि दुनिया में जितने भी माइनिंग एरियाज हैं जहाँ से कि हम अलग अलग मिनरल्स, अलग अलग चीजों को माइन कर पा रहे हैं, वो कहाँ पर है? प्लेट्यू रीजन में है। ठीक, अफ्रीकन प्लेट्यू इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। तो हमारा जो अफ्रीकन प्लेट्यू है उसका यूज क्या है, मतलब सॉरी यूज बोल रही हूँ मैं, बहुत ज्यादा फेमस माना गया है गोल्ड और डायमंड की माइनिंग्स के लिए। In India, huge reserves of iron, coal and manganese are found in the छोटा नागपुर प्लेट्यू। हमारे इंडिया में छोटा नागपुर प्लेट्यू है जिसमें हमको क्या मिलता है? आयरन, कोल एंड मैग्नीज। ठीक, The lava plateaus are rich in black soil that are fertile and good for cultivation. होता क्या है कि अभी जैसे हमने बोला कि नॉर्मल प्लेट्यूज की बात हो गई, अब लावा प्लेट्यूज कैसे बनेंगे? जो वोल्केनिक माउंटेन्स के बाद के रीजन के होंगे वो कहलाएंगे लावा प्लेट्यूज। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर ब्लैक सॉइल बहुत ज्यादा पाई जाती है। सो क्या होता है, ब्लैक सॉइल जो होती है ना वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होती है और कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। मतलब जो एग्रीकल्चर है, अगर आप बोलो कि आप एक ऐसे रीजन में हो जहाँ पर आपको ब्लैक सॉइल मिली है एग्रीकल्चर के लिए, तो बहुत ही अच्छा आपका जो एग्रीकल्चर है वो पॉसिबल है। ठीक, इसके बाद आता है हमारा लास्ट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स जो कि है प्लेन्स। प्लेन्स आर द लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड। कैसे दिखते हैं? बिल्कुल प्लेन रीजन की बात हो रही है तो प्लेन रीजन ही होगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा उसमें, कोई हाइटेड अपलिफ्टमेंट नहीं होगा उसमें। कैसे दिखते हैं देख लिया, प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड। ठीक है, नॉट मोर देन 200 मीटर्स अबव मीन सी लेवल। प्लेन्स की एक हाइट होती है जो कि होती है 200 मीटर्स अबव मीन सी लेवल, उसके आगे आप प्लेन्स काउंट नहीं करोगे, फिर वो प्लेट्यू में काउंट किया जाएगा। Some plains are extremely leveled,
अदर्स में बी स्लाइटली रोलिंग एंड अनडिल्यूटिंग। मतलब कुछ प्लेन्स जो होते हैं वो एकदम फ्लैट होंगे, कुछ एकदम फ्लैट भी नहीं होंगे। द रिवर्स फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स एंड इरोड देम। मतलब ये कि जब माउंटेन से कोई रिवर फ्लो होके आती है तो वो फिर उस प्लेन के थ्रू जब बहती है तो उसको इरोड करती है। They carry forward the eroded material and then they deposit their load consisting of stone, sand and silt along their courses in their valleys। क्या होता है कि जो रिवर लेकर आई अपने साथ हिस्से या डिपोजिशन उसको ला करके वो क्या करती है, सबसे पहले तो प्लेन को इरोड करेगी और इरोड करने के बाद वो अपनी वैलीज में, रिवर की जो वैलीज होती हैं उनमें उसको डिपॉजिट करती है। सो इट इज फ्रॉम दीज डिपॉजिट्स दैट प्लेन्स आर फॉर्म। अब क्या हुआ कि नदी ने वहां के एक प्लेन को तो नदी ने इरोड कर दिया, लेकिन जब वो अपनी वैलीज में उसको डिपॉजिट कर रही है तो डिपॉजिट होने की वजह से वहां पर एक प्लेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या हो रहा है कि आप इसको समझो कि माउंटेन से फ्लो होने वाली रिवर प्लेट्यू को भी इफेक्ट करती है, प्लेन्स को भी इफेक्ट करती है। तो अगर आप ध्यान से समझ पाए तो आप ये देखेंगे दैट माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन्स ये तीनों ही एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। जब तक कि प्लेन्स माउंटेन्स नहीं होंगे, प्लेट्यूज का कोई फॉर्मेशन हो पाना पॉसिबल नहीं है, और जब तक प्लेट्यूज का रीजन वहां पर नहीं होगा, प्लेन्स का उतना इजीली फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स ये तीनों की जो चेन है, कौन की, माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स, दीज आर बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब इनकी एक कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ में। और प्लेन्स की तो सबसे पहले है ही, क्यों है, देखिए प्लेन्स के साथ क्या होता है, प्लेन्स की सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। क्यों, क्योंकि क्या है, अब नदी अपने साथ जो भी बहा कर लाएगी, अगर दूसरा प्लेन उसने बनाया तो नदी अपने साथ बहुत सारे कंटेंट्स लेकर आई, जिसकी वजह से क्या हुआ, फर्टिलिटी बढ़ गई। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है वो इजी हो गया, क्योंकि जो पहला रीजन तो ये हो गया कि प्लेन्स वेरी फर्टाइल। अब फर्टिलिटी होने की वजह से लोग एग्रीकल्चर करेंगे तो क्या होगा, एग्रीकल्चर करेंगे तो लोग आसपास ही उसी प्लेन रीजन में बसने की कोशिश करेंगे, उसी प्लेन रीजन में रहेंगे। सो जो प्लेन्स होते हैं ना, वो हमारे वर्ल्ड का सबसे पॉपुलेटेड रीजन काउंट किया जाता है। मतलब जो हमारे देश की जो हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो जनरली प्लेन रीजन्स में ही रहती है। उसके कई फायदे हो जाते हैं। अब जैसे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क उनका इजी हो गया, क्योंकि भाई प्लेन रीजन है तो ना ज्यादा सामान चढ़ाना ना उतारना, जो स्टीप स्लोप में पॉसिबल नहीं। माउंटेन रीजन में मैंने आपको बताया, आपने भी देखा कि माउंटेन रीजन में जो स्लोप्स होते हैं उतने ज्यादा शार्प होते हैं कि आप वहां पर ट्रांसपोर्ट के बारे में सोच भी नहीं सकते, बहुत टफ है वो। अब बहुत से साधन आ गए, ऐसा नहीं कि अब बहुत से साधन आ गए, लेकिन स्टिल आप अगर अपने डे टू डे लाइफ के लिए सोचें तो माउंटेन्स पर रह पाना पॉसिबल नहीं है, ट्रांसपोर्ट बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सो क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो कहाँ पर बसते हैं, प्लेन रीजन्स में। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक तो उनको एग्रीकल्चर बहुत अच्छा मिल जाएगा, फिर प्लेन रीजन है तो फर्टाइल सॉइल है तो वही एग्रीकल्चर मिल गया, उनको ट्रांसपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, घर बनाना आसान हो गया। और अब रिवर भी आपके सराउंडिंग से फ्लो हो रही है तो रिवर्स की वजह से आपको क्या हुआ, पानी की भी सप्लाई मिल गई। तो आपके जीवन जीने की जो मूलभूत आवश्यकता है वो तो वहीं पे खत्म हो गई, वहीं पे मिल गई आपको, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। ठीक, फिर क्या होता है, लार्जेस्ट प्लेन्स मेड बाय द रिवर्स आर फाउंड इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। अब देखिए जो रिवर्स की वजह से बनने वाले लार्जेस्ट प्लेन्स है वो आप याद रखिए एशिया और नॉर्थ अमेरिका में आपको मिलते हैं। एशिया, these plains are formed by the Ganga and the Brahmaputra in India and the Yangtze in China। So हमारे भारत में जो प्लेन्स बनते हैं, इंडिया में जो प्लेन्स बनते हैं वो बनते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से। जबकि चाइना की अगर आप बात करें तो कौन सी रिवर की वजह से बनते हैं, यांगत्से। Plains are the most useful areas for human habitation। मैंने आपको बताया there is a great concentration of people as more flat land is available for building houses as well as for cultivation। मैंने आपको बताया कि भाई घर बनाना आसान है, कल्टीवेशन पॉसिबल है, रिवर आपके सराउंडिंग्स में आपको मिल रही है, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। देन Indo-Gangetic Plains are the most densely populated region of the country। हमारे देश का सबसे ज्यादा हाईली पॉपुलेटेड रीजन जो है, डेंसली पॉपुलेटेड रीजन जो है वो है इंडो-गैंगेटिक प्लेन्स। ठीक, तो ये हो गई हमारे प्लेन्स की सिग्निफिकेंस। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हमने देखा कि हमारे जो तीनों लैंडफॉर्म्स बनते हैं कौन कौन से, माउंटेन्स,
प्लेट्यूज एंड प्लेन्स, उनकी हमारी लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है, अगर वो ना हो तो हमको मतलब किस तरीके से इफेक्ट होने वाला है। उसके बाद माउंटेन्स हमने जब सबसे पहले पढ़े, माउंटेन्स में हमने माउंटेन्स के भी 3 टाइप्स देखे, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स और वोल्केनिक माउंटेन्स। उसके बाद आपने देखे प्लेट्यूज, प्लेट्यूज के बाद हमने पढ़ा प्लेन। हमारा ये चैप्टर यहीं खत्म होता है।